नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ टेक विद मयंक में। और हम आज पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, और हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, और बीपी यानी कि आप ये समझिए उच्च रक्तचाप। हिंदी में अगर हम समझें तो ये आपका उच्च रक्तचाप। तीन शब्द हैं। उच्च का मतलब हाई, रक्त का मतलब ब्लड, और चाप का मतलब फ्रीक्वेंसी। जब ब्लड हाई फ्रीक्वेंसी पे वेसल्स में बहने लगे वो कंडीशन आपकी होती है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन की हम बात करें तो हाइपरटेंशन इज द डिजीज of vascular regulation in which evaluation of arterial pressure above the normal range। यानी कि जो आपकी, यहाँ मैं कलर ले लेता हूँ रेड ताकि आपको समझ आए। यानी कि जो आपकी ये ब्लड वेसल्स हैं और इनमें से जो ये ब्लड बह रहा है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये प्रेशर ब्लड जो है इन आर्टरीज पर प्रेशर जनरेट करता है, इन वॉल्स पर प्रेशर जनरेट करता है, और वही प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 120/mm/Hg, और हाइपरटेंशन में होता है 140/90 और अबाउ। लेकिन 180 से ऊपर यानी अपर वैल्यू जो ब्लड प्रेशर की है 180/1110, इसको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं। इसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ में हम देखें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, कॉजेज़ इसमें जो मैंने हैं वो डिवाइड किए हैं ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो कॉजेज़ में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है यानी कि ऐसी कंडीशन जो प्रीवियसली आपको दिखने को मिले लेकिन उसका कोज आपको पता ना चले। डिफाइन एज, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अननोन कोज है और विदाउट एनी सिम्टोमेटिक कोज, यानी कि कोई कोज पता ही नहीं चला है आपको कि कैसे हुआ है और हाइपरटेंशन आपको, जैसे फैमिली हिस्ट्री, प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन, आर्टेरियल डिजनरेशन या हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंसिडर करें। हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो आप यहाँ देख रहे हैं 4th नंबर का पॉइंट, ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन होने का बहुत बड़ा रीज़न क्या है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम भी मेटाबॉलिक इशू होने से, प्रेगनेंसी के टाइम भी मेटाबॉलिक इशू होने से आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि प्राइमरी में हमने देखा कि अननोन कॉज था। सेकेंडरी में हम उस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ पैथोलॉजिकल यानी कि डिजीज से रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशन यहाँ बनती है तो हम उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि किडनी, पोलिनेफ्राइटिस हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गई, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस। अब आप समझिए कि हाइपरटेंशन जो डिजीज है कंपटीशन एग्जाम से, उसके लिए रीनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप यहाँ समझ सकते हैं। अदर जैसे एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी और एक्सेसिव बॉडी वेट, ओबेसिटी, स्मोकिंग वगैरह। उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं कोजेज भी हैं और ये टाइप भी, जो हम पढ़ते जा रहे हैं टाइप भी हैं और कोजेज भी। तो हम पढ़ते हैं बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विद नॉर्मल रिगार्डिंग। यानी कि आप यहाँ समझिए कि बीपी जो है हमारा 120/80 नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज है। लेकिन वन यही रेंज अगर 135/90 हो तो इसको हम कंसिडर करते हैं बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इट वाज सिंड्रोम ऑफ मार्कडी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर फ्रॉम 140 mm/Hg। यहाँ आपने जैसा कि देखा 140 mm/Hg हमने पढ़ा था हाईएस्ट वैल्यू। 140 से ऊपर हम बीपी को हाईएस्ट वैल्यू में कंसिडर करते हैं, तो वही। उसके बाद बिनाइन हाइपरटेंशन।
ये कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। also known as uncomplicated hypertension usually of long duration and mild to moderate severity may be primary और secondary। अब जो ये आप बिनाइन ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब आप बीपी का ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और बीपी ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे वो बिनाइन हाइपरटेंशन होता है। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वाइट कोट सिंड्रोम या वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, कि अब आप बीपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत टाइम से और आपको एंजाइटी जो है हो रही है, एंजाइटी हो रही है और उसी की वजह से आप बार बार जो है डॉक्टर चेंज करते जा रहे हैं, क्लिनिक चेंज करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल चेंज करते जा रहे हैं, यानी कि आप वाइट कोट्स मेडिकल स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, आप उनके कांटेक्ट में लगातार बढ़ रहे हैं तो ये हाइपरटेंशन आपको वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग करता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ का होना, पैथोफिजियोलॉजी यानी कि किसी भी डिजीज़ का होना, पैथोफिजियोलॉजी यानी किसी भी डिजीज़ का होना। तो यह हम आपको हिंदी में लिख देता हूँ, किसी भी बीमारी का कारण होना, ये होता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। दीज आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्ले मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। 3 ऐसे मेजर रोल हैं जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, आपके सामने हम साझा कर ही रहे हैं। पहला आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर। अब आपको मैं समझाता हूँ आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर क्या होता है। जैसे ये कोई आपके पास आर्टरी है, ये आपका ब्लड बह रहा है, इसमें मान लीजिए ये ब्लड बह रहा है। अब यहाँ क्या होगा, बैरो रिसेप्टर यहाँ आर्टरी के अंदर, यहाँ इस वाली लाइन में जहाँ मैंने ये अभी एरो किए हैं, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड के फ्लो को मेंटेन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे देर आर फाउंड इन द कैरोटिड साइनस एंड वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल वेयर रिसेप्टर हेल्प टू मेंटेन बीपी। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि हमने पहले में समझा, जैसे मैं आपको वापस बता देता हूँ। आर्टेरियल बैरो रिसेप्टर यानी कि आपका वेंट्रिकल से जो ब्लड आर्टरीज में आ रहा है उसका फ्लो क्या है, उसके रिसेप्टर्स उसको माप लेते हैं और वो कंसिडर करते हैं कि कंडीशन हाइपरटेंशन है। सेम एज दूसरा, हम अगर बॉडी फ्लूइड शरीर में कम या ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन किस तरह देखेंगे। तो पहला है कि चेंज इन द बॉडी फ्लूइड अफेक्ट सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि बॉडी में ब्लड फ्लूइड हो, यानी कि ब्लड या फ्लूइड है तो वो आर्टीरियल प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं एरो करके, एबनॉर्मलिटीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ Na आयन। आप Na आयन को समझेंगे तो वो है सोडियम आयन। सोडियम आयन ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है जिसका अमाउंट 135 होता है ब्लड में, तो उसके साथ वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद इंक्रीज सोडियम पोटेशियम और H2O इन ब्लड। अगर ब्लड में पानी की, पोटेशियम की और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कंडीशन लीड करती है हाइपरटेंशन को। जैसा कि हम देख रहे थे अभी पैथोफिजियोलॉजी में, तो हमने देखा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। एंजियोटेंसिन एक हार्मोन होता है जो रीनल सिस्टम द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जिसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड और थर्ड में। और इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि अपन ने अभी देखा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है और इनहिबिट सोडियम एक्सक्रीशन, और वो सोडियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब सोडियम का एक्सक्रीशन कम होगा तो आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि बीपी में आपको क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे। तो मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, यानी कि जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो इसको दूसरे शब्दों में हम लिखते हैं कि शरीर टूटना। देसी भाषा में अगर हम इसे लिखें तो शरीर टूटना, मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, फटीग, डिजीनेस, ब्लरिंग विजन यानी धुंधला दिखाई देना, प्रोटीन यूरिया, हिमैचूरिया, कार्डियक अस्थमा, एंजाइनल पेन, एपिटेक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग, पैल्पिटेशन, टिनिटस और ब्रेथलेसनेस, ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम हैं जो कॉमनली हर पेशेंट में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात करें तो हम बाई बीपी मेजरिंग के लिए कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के हिसाब से ये 4 टेस्ट, ये कंपटीशन के हिसाब से आपके ये चारों टेस्ट बीपी के लिए मेजर हैं।
तो इन्हें आप एक बार ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद बीपी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बीपी में 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो चारों के चारों हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनको लेकर के होती है। जिसमें पहला है आपकी हार्ट डिजीज़, दूसरा आपका रीनल फेलियर, तीसरा सेरेब्रल हेमरेज और चौथा एंजाइना पेक्टोरिस। जबकि इसमें से 2 डिजीज़ तो आपके हार्ट की हैं और एक डिजीज़ रीनल सिस्टम की है, एक नर्वस सिस्टम की है। उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आप पेशेंट को सबसे पहले आप डायरेटिक्स दीजिए ताकि बॉडी में से फ्लूइड का रेगुलेशन हो जाए। और उसके बाद उसमें आप जैसे मैं आपको यहाँ इसमें मेडिकल जो मैनेजमेंट है उसमें हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, तो थायाजिड या फ्यूसेमाइड। फ्यूसेमाइड जो है वो मेजरली यूज़ होती है, एम्प्यूल फॉर्म में मिलती है और वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स हैं यानी बीटा जो रिसेप्टर हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी में, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को जो ब्लॉक कर दे वो ड्रग्स जैसे एटेनोल, टिमिलोल, प्रोपेनोलोल, ये सब। तो इट प्रिवेंट स्टिमुलेट्स ऑफ बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकॉज बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। ये वेसल्स हैं, ये आपका ब्लड बह रहा है, अगर ये वेसल्स आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये इस वेसल्स की स्थिति में परिवर्तन होगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वेजोडाइलेटर ड्रग्स, यानी कि जो वेसल्स को डायलेट कर दें, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी जनरेट हो रहा है वेसल्स की वाल्व्स पर, और वो डायलेट होने से वेसल्स डायलेट होंगे तो प्रेशर रिलीज होगा और बीपी रेगुलेट हो जाएगा। तो द ड्रग एक्ट्स एज ब्लड वेसल्स डायलेट एंड द ओपन वेसल्स बाय रिलैक्सिंग देयर मसल्स वाल एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। सोडियम नाइट्रेट जो ड्रग होती हैं वो ऐसा काम करती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इसमें एक ड्रग है जो सबलिंगुअली पेशेंट को हम देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के लिए, शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि बीपी में हमें तुरंत एक्शन चाहिए होता है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय के लिए हम आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट देते हैं पेशेंट को। मेजरली हम नाइट्रोग्लिसरीन ही देते हैं पेशेंट को। उसके बाद हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जैसा कि आपने रीनल सिस्टम से देखा था कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट होगा। अगर हम फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही रोक दें तो वो कहलाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी वो ड्रग्स जो किसी भी चीज़ की प्रगति को रोक रही हैं। तो उसमें आपकी ड्रग आती है कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल और बेंजाप्रिल। कैप्टोप्रिल इज़ द मेजर यूजफुल ड्रग इन एंजियोटेंसिन एक्टिविटी इनहिबिटर। उसके बाद आती है कैल्शियम चैनल ब्रोकर, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी फास्ट है तो उसको थोड़ा स्लो करने के लिए हमें कैल्शियम चैनल ब्रोकर पेशेंट को देना पड़ता है, इसलिए इस ड्रग का नाम है वेरापामिल। वेरापामिल हम कैल्शियम चैनल ब्रोकर के रूप में देते हैं। एक ड्रग आती है नेफिडिपिन। नेफिडिपिन मेजरली यूज्ड कैल्शियम चैनल ब्रोकर है। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर नर्सिंग के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चारों साल में ये है आता है। और इसमें हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट का एंजाइटी लेवल हमें असेसमेंट करना है, मेडिकल हिस्ट्री उसकी लेनी है, डाइट पैटर्न उसका लेना है और एजुकेशनल स्टेटस पेशेंट का लेना है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। पेशेंट जो ब्लड हाइपरटेंशन का होगा उसको सबसे ज़्यादा एंजाइटी होगी और यही हमारा मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। इसमें हम देख रहे हैं यही हमारा मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, एंजाइटी। अब हम इसमें आगे देख रहे हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या है, जैसे प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट द पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्ट रेस्ट टू पेशेंट, रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी ऑफ विजिटर गिवंस। मतलब टोटली बात ये कि उसको कूल एंड काम एनवायरनमेंट आपको देना है। दूसरा उसमें है आपको अल्ट्रेशन इन कंफर्ट रिलेटेड टू डिजीज़, यानी कि आप यहाँ समझिए कि अगर उसका कंफर्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कंफर्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो बेसिकली आप मानिए कि वो पेशेंट वापस एंजाइटी में जाएगा और वापस से उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एंजाइटी इज़ द मेजर कोज ऑफ हाइपरटेंशन। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड जनरल केयर, हेल्थ एजुकेशन और एडवाइस टू पेशेंट अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग। इतना हम कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। अनकम्फर्ट का बना सकते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का आप बना सकते हैं, ADL अल्टर्ड हो जाती हैं पेशेंट के, अल्टर्ड ADL एक्टिविटीज़, इन सब का आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि अच्छी नॉलेज सबके साथ शेयर हो सके। थैंक यू सो मच।